हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल संजीवनी। माई सेल्फ ऋषभ सिंह। और आज का जो अपना टॉपिक होगा वो एक डेरिवेशन होगा। और जो है क्या वो मैं आपको बता दूं, वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी के मध्य संबंध। ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के अंदर एक छोटा न्यूमेरिकल जो मैं बोल सकता हूं कि कंटिन्यूअसली आता ही रहता है ना। तो ये इस पे एक न्यूमेरिकल बनता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये डेरिवेशन भी बहुत बार है ना बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखो प्रीवियस पार्ट में आप डिस्कस करके आ चुके हो, एक तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम, परावर्तन, अपरावर्तन के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। परावर्तन के बारे में पढ़ लिया, समतल दर्पण द्वारा परावर्तन पढ़ लिया, प्रकाश के बारे में आपने देख लिया। ठीक है, अब अपन ये आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जो फर्स्ट हेडिंग है वो है चिन्ह परिपाटी। क्या? चिन्ह परिपाटी। साइन कन्वेंशन बोलते हैं इस इंग्लिश में, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का जो मतलब है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो देखो, परावर्तन तथा अपवर्तन का जब अपन अध्ययन करेंगे, उस अध्ययन के अंदर अपने पास दूरियों को मापने के लिए कुछ पद्धतियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, दूरियां है वो कभी धनात्मक अपने को लेनी पड़ेगी, कभी ऋणात्मक अपने को लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक पद्धति काम में आती है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी की है ना सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, इन दूरियों को धनात्मक और ऋणात्मक है ना दोनों के रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि चिन्ह परिपाटी बेसिकली है क्या? तो चिन्ह परिपाटी एक क्या है? पद्धति है जिसकी सहायता से अपन दूरियों का मापन है वो कौन से चिन्ह के साथ करना है वो संभव होता है। ठीक है, तो देखो मैं बता देता हूं आपको चिन्ह परिपाटी में है क्या। मैं सिंपल वे बताऊंगा क्योंकि ये ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछता चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल वे में देखोगे, आपको करना क्या है, सबसे पहले एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपको डिसाइड करने हैं, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। ठीक है, तो आपको पता है ये वाई एक्सिस हो गई, अरे ये वाई एक्स हो गई और ये वाली एक्स एक्स हो गया। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु है, ये आपका क्या है, मूल बिंदु हो गया। ठीक है, 0 0, तो ये आपका है मूल बिंदु। अब आपको करना क्या है, चाहो तो मूल बिंदु के ऊपर खुद खड़े हो जाना। ठीक है, सपोज करना है ऐसे खड़े थोड़ी ना हो जाओगे, या तो मूल बिंदु के ऊपर खुद खड़े हो जाना, या फिर इसके ऊपर दर्पण को रख देना। जो भी दर्पण आप काम में ले रहे हो, उत्तल ले रहे हो तो उत्तल और अवतल ले रहे हो तो अवतल रखना। ऐसे है कि उसका ध्रुव है इस मूल बिंदु पे आ जाए। ठीक है, तो सपोज कर लो मैं अवतल काम में ले रहा हूं, तो यहां आपने क्या रख दिया, अवतल दर्पण रख दिया ऐसे। ठीक है, और ये इसका क्या होगा, ध्रुव हो गया। अगर आप उत्तल काम में ले रहे हो तो ऐसे रख दोगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो बीच में यहां रखना आपको क्या, ध्रुव। यहां क्या रखोगे आप, ध्रुव को रखोगे, चाहे उत्तल का हो चाहे अवतल का हो। ठीक है, तो यहां आएगा बेसिकली क्या, दर्पण। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, इस साइड की जो दूरियां है वो कैसी लोगे, इस साइड में जो भी दूरी आप लोगे वो कैसी आप लोगे, धनात्मक लोगे, ऋणात्मक लोगे। तो ऊपर की तरफ क्या है, देखो प्लस वाई एक्सिस नहीं है क्या, तो ऊपर की साइड वाली जितनी भी दूरियां हैं वो अपन पॉजिटिव यानी धनात्मक ले लेते हैं। ठीक है, नीचे की साइड वाली, चलो नीचे देखो, आप कहीं बना सकते हो नीचे की साइड वाली दूरी कैसे लो, तो नीचे की साइड क्या आता है, वाई डैश होता है, तो यहां आएगी ऋणात्मक। समझ पा रहे हो क्या? तो आप हमेशा क्या करते हो, ऊपर की साइड वाली दूरियों को धनात्मक और नीचे की साइड वाली दूरियों को ऋणात्मक ले लेंगे। ठीक है, अब बताओ इस साइड वाली दूरी को कैसा लोगे। इस साइड क्या है, एक्स डैश है, इधर देखो, इधर यहां खड़े होके मैंने कहा ना, यहां खड़े हो जाना खुद। इधर देखो, इधर क्या है, एक्स डैश यानी ऋणात्मक। इस साइड की जितनी भी दूरी है उसे क्या लोगे, ऋणात्मक लोगे, और इस साइड वाली को धनात्मक। ठीक है क्या, ये हो गई आपकी चिन्ह परिपाटी, यही है चिन्ह परिपाटी। समझ पाए आप? ऊपर की साइड वाली धनात्मक प्लस वाई है, नीचे की साइड वाली माइनस वाई है, इस साइड वाली माइनस एक्स है और उस साइड वाली प्लस एक्स है। बस इतना याद रखना, ऊपर प्लस नीचे माइनस, लेफ्ट में क्या है माइनस और राइट में क्या है प्लस, हो गया चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो आप याद रखोगे इसे, और ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, और नोट्स में आपको ये उपलब्ध करवा दिया, तो आप वहां से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये फटाफट छोटा टॉपिक था, ज्यादा कोई खास नहीं था, तो मैंने ये आपको करवा दिया। अब अपन अपना डेरिवेशन स्टार्ट कर देते हैं। डेरिवेशन क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या
एवं वक्रता त्रिज्या एवं किसमें फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। ये अपन देख रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, वो अपन देख रहे हैं। यानी किस किस की बात चल रही है, आर व एफ की, किस किस की, आर व एफ। ये अब एग्जाम में प्रश्न देखो किस तरह से आता है, एक तो डेरिवेशन की फॉर्म में आ सकता है, यानी 3 नंबर का डेरिवेशन आता है वो पूछ सकता है, और एक नंबर का प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन कैसा आएगा वो बता देता हूं। अवतल दर्पण के लिए या फिर गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण बोल दे और उसी का भाग क्या है, अवतल दर्पण, तो सबके लिए एक ही फॉर्मूला काम में आएगा। तो आपको कहेगा गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के मध्य संबंध लिखिए 1 नंबर का। यानी ये हेडिंग आ गई, एडी आगे। तो आपको पता होगा 10th क्लास में पढ़ के आता है, लेकिन देख लो क्या संबंध होता है दोनों में, R बराबर होता है 2F, R बराबर क्या होता है 2F होता है, ठीक है। ये 1 नंबर का जब प्रश्न आएगा तो आपको लिख के आना है, मैंने बोल दिया प्रश्न, और अपने आंसर लगा के आप लिखोगे R बराबर 2F। जहां ये चीज देखो ऐसी कैसे लिख के आनी है आपको, जहां जो लिखोगे R क्या है, वक्रता त्रिज्या, R क्या है, यह है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और F क्या है, F है फोकस दूरी, F क्या है, फोकस दूरी हो गई, ठीक है। F है फोकस दूरी और R है वक्रता त्रिज्या। ये 1 नंबर पूछे तो ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया, ठीक है। R बराबर क्या हो गया 2F। अब इसका अपन डेरिवेशन कर लेते हैं, तो ठीक है। अब अपन देखेंगे डेरिवेशन कि इसका जो डेरिवेशन है वो क्या आएगा, ठीक है। तो आप कर रहे हैं डेरिवेशन, डेरिवेशन 3 नंबर का है तब ये आपको करके आना है, 1 नंबर का है इतना लिख के छोड़ देना, ठीक है। आप देखो डेरिवेशन में आपको पहचान हो जाएगी डेरिवेशन कब पूछेगा, 1 नंबर का प्रश्न कब पूछेगा, ठीक है। 3 नंबर लिखा हुआ है इसका डेरिवेशन पूछ रहा है, और अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो इतना लिख के छोड़ देना, ठीक है। चलो अब है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के अंदर अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अपन डायग्राम बनाते हैं। तो फर्स्ट ना आप डायग्राम बना लोगे, इसका जो डायग्राम है, इसका जो चित्र है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम मैं बनाता हूं, देखते रहना ध्यान से। मैं जो डायग्राम बना रहा हूं, मैं पहले आपको ये डेरिवेशन करके दे रहा हूं अवतल दर्पण यानी अवतल सतह के लिए, और इसी को आप उत्तल सतह के लिए भी लागू कर सकते हो, ठीक है। तो अपने जो बुक में बेसिकली दिया हुआ होता है आरबीसी बोर्ड की, तो वो लेके मैं चल रहा हूं। कौन सी सतह ले रहा हूं मैं, अवतल। उत्तल से भी आप इसे डेराइव कर सकते हो, और चाहो तो मैं कल आपको करके बता दूंगा, ठीक है। तो देखो ये आपकी हो गई कौन सी सतह है, ये कौन सी सतह है बताओ, ये आपका बेसिकली हो गया अवतल दर्पण, यानी अवतल सतह बोल सकता हूं मैं, तो अवतल दर्पण हो गया, ठीक है क्या। और ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी हो गई मुख्य अक्ष। कौन सी अक्ष, मुख्य अक्ष। ये इसका क्या है, एम पी और एन, ये इसका है द्वारक, ये इसका क्या है द्वारक। अपन किस किस में संबंध देख रहे हैं, वक्रता त्रिज्या यानी आर, फोकस दूरी यानी एफ, ठीक है। चलो मैंने क्या किया है, इसके ऊपर ये एक प्रकाश की किरण ले लेता हूं मैं, एबी। कौन सी, एबी। तो एबी को मैंने इस पे आपतित करवाया। अब आप पता है समानांतर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात यह फोकस बिंदु से होकर गुजर जाएगी। याद आया, पहला जो नियम था वो याद है क्या सारों के, फर्स्ट जो रूल है वो यही कहता है समानांतर आपतित किरण कहां से होकर गुजर गई, फोकस से। बताओ ये वाली दूरी कितनी है, एफ की पी से दूरी, ये तो होती है फोकस दूरी, ये कौन सी है, फोकस दूरी होगी, ठीक है। समझ पा रहे बातों को। चलो अब देखो ये है वक्रता केंद्र, ये क्या है आपका वक्रता केंद्र, ठीक है। और ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी होगी आर। सबको पता है ना, हमेशा दूरी का मापन कहां से करना है, ध्रुव से। ये इसका क्या है, ध्रुव, ठीक है। तो ध्रुव से ही क्या करोगे, इसका मापन करोगे। अब देखो ये वक्रता केंद्र है। अब बताओ वक्रता केंद्र से जो भी रेखा गुजरती है वो दर्पण पर अभिलंब होती है कि नहीं होती, लंबटी दिया घुमाती है, वो तीसरा जो नियम था याद करो। तो आपने क्या किया है, एक रेखा यहाँ पे किसके लिए खींची है, वक्रता केंद्र के लिए आपने ये खींची है,
दिख रही है क्या सारों को? ये देखो, ठीक है। तो ये दर्पण पर क्या है? अभिलंब है। ये दर्पण पर क्या है? अभिलंब। अब बताओ, ये वाली किरण आपतित किरण नहीं हो गई क्या? अरे याद करो, अभिलंब होता है, ये वाली आपतित और ये वाली परावर्तित। तो ये आपतित किरण है, ये क्या है? परावर्तित किरण है। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। परावर्तन के नियम में याद करो, मैंने लिखा है कि दूसरा नियम था I बराबर R, कोण I बराबर R। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? बराबर। तो मैं अगर इसे I लिखूंगा तो इसे भी क्या लिखूंगा? I। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और यहां देखना, चलो वो बातें मैं बाद में कर लूंगा। ये वाला कोण भी आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते, चलो देख लेंगे वो। तो ये इसका बेसिकली डायग्राम होगा। यहां एक शेप बन रही है, देखो आप 10th क्लास की ज्योमेट्री ज्यामिति में पढ़ते हो, ये वाले कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं इसे। कौन से कोण? एकांतर। देखा, ए बी सी और एफ को देखो, ए बी सी और एफ को, ये वाला कोण आई है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा? आई ही होगा। बोलो यहां तक किसी कोई दिक्कत है? डायग्राम समझ आ गया? ये इसका आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम सारे बना लो, ये क्या? चलो, अब डायग्राम के नीचे इसकी थ्योरी लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? थ्योरी। तो थ्योरी में आप इसके अंदर क्या लिखोगे? आप लिखोगे एक छोटे द्वारक का, द्वारक क्या है? छोटा है। ये जो चाप है ना, ये छोटा लेके चल रहे हैं। एक छोटे द्वारक के अवतल दर्पण पर, देखो ऐसे लिखोगे, चित्रानुसार एक छोटे द्वारक के अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरण ए बी आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यह समानांतर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। ये लिख दोगे क्या? ठीक है। फिर लिखोगे इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r है, जिसके बारे में आपको पता है, हेडिंग में दे रखा है। ये लिखोगे ना आप? चलो, फिर आप क्या लिखोगे? आप लिख दोगे अवतल दर्पण का जो ध्रुव है वो p है। ये कुछ बातें जो मैंने आपको नोट कर, ये आप उसके अंदर लिख दोगे। जो भी डायग्राम के अंदर आपने बनाया है, डायग्राम की पूरी डिटेल उस थ्योरी में आ जानी चाहिए। तो इसके नीचे इसकी थोड़ी सी क्या आ जाएगी? थ्योरी आ जाएगी इस डायग्राम की डिटेल के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायग्राम, नीचे उसकी हो गई थ्योरी। समझ पा रहे हो? चलो, अब अपन डेरिवेशन को कर देते हैं। डेरिवेशन वैसे हो गया, जिसको थोड़ी सी भी मैथ याद है ना 10th क्लास वाली, तो वो इसे जल्दी ही कर पाएगा। देखो 2 मिनट लगेंगे, इस डेरिवेशन को अपन कर देते हैं। यहां देखना सारे के साथ। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कोण ए बी और सी कितना है। तो आपने जस्ट इस डायग्राम में जो लिखते रहो, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी कितना है? आई। अरे कोण ए बी सी कितना है? वो आई नहीं है क्या? चलो है। और ये मैं ऐसे भी कह सकता हूं, कोण ए बी सी वो बराबर है कोण सी बी एफ के। बोलो कोई दिक्कत है क्या? सी बी और एफ, देखो जो मिड पार्ट में होता है ना, उसी की बात करते हैं। ये आपको पता है, ए बी सी यानी बी की बात हो रही है, सी बी एफ यानी इस बी की बात हो रही है। ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर। बराबर क्यों है? तो आप यहां लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है? कोण आई बराबर किसके है? कोण आर के तो है, तब मैंने लिख रखा है ये। या फिर यहां ऐसे भी लिख सकते हो, कारण लिखा है मैंने, ये ब्रैकेट में इसका क्या लिख दिया मैंने? कारण लिख दिया। या यहां लिख सकते हो परावर्तन के नियम से ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। ठीक है, चलो अब एक बात मेरे को बताओगे, ये वाला कोण इसके बराबर होगा क्यों? एकांतर कोण होगी, तो आप नीचे लिख दोगे इसे समीकरण 1 मान लेना। समीकरण 2 में लिखोगे आप कोण ए बी सी, ये वाला कोण इसके भी क्या होगा? बराबर। कोण बी सी एफ के बराबर होगा, और ये दोनों एक इसके बराबर होंगे आई के, और दोनों आई तो है। क्यों? ब्रैकेट में इसका कारण लिख दोगे। कौन से कोण है ये? एकांतर कोण। कौन से कोण है ये? एकांतर कोण हो गए। ठीक है, क्या समझ पा रहे हो? देखो जैसे जैसे स्टेप लिखोगे वैसे वैसे नंबर है। 1 नंबर डायग्राम का हो गया, 1 नंबर नीचे पे थ्योरी और डेरिवेशन का हो गया। ऐसे नंबर डिवाइड होते, एक साथ नंबर नहीं मिलते। डायग्राम में अगर आप 3 नहीं बना के आओगे तो नंबर कट जाएंगे, द्वारक पे नहीं लिख के आओगे तो नंबर कट जाएंगे। तो नंबर कटे, पूरा डायग्राम ऐसा ना एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट है ना? ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। तो ये समीकरण आपकी 2 होगी। कैसे? एकदम से होगी ये 2। समीकरण 1 व 2 से आप क्या कह सकते हो? देखो
ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके, तो ये दोनों भी तो बराबर ही है मेरे। अरे नहीं समझे बात को, मैं क्या कह रहा हूं, ये आई था, ये भी आई हो गया, और ये वाला आई था तो ये भी आई होगा, तो ये दोनों आपको बराबर नहीं दिख रहे क्या? तो समीकरण 1 व 2 से अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप क्या कह सकते हो, ये वाला कोण इसकी क्या आ गया, बराबर आ गया। तो आप लिख दोगे कोण CBF वो बराबर आ चुका है कोण BC और F की। बस ये वाला कोण इसके बराबर लिखना है आपको, कुछ नहीं करना। देखो इसके अंदर डायग्राम बना पड़ा है, उसे देख देख के लिख रहा हूं। पहले इसे इसके बराबर लिख दिया, फिर इसे इसके बराबर लिख दिया, अब इसको इसके मैंने बराबर लिख दिया, ठीक है क्या? अब मेरे को एक बात बताओ, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु, यानी उसकी दो भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर ये है तो ये कौन सा त्रिभुज है? देखो CB और F, इस त्रिभुज की ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो ये वाली भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर। कौन सी? CF और FB। देखो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, जहां पे कोण आ रहे हैं ये वाली भुजा इसके क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। समझ पा रहे हो? बस इतना ही, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है? तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। अतः आप क्या लिख दोगे? आप लिख दोगे त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु। समद्विबाहु को मतलब दो भुजा है ना, जिसकी दो भुजाएं क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। एक ऐसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज ये है। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती है। तो यहां लिख दोगे इसलिए आप क्या लिख दोगे, CF बराबर CF बराबर आ गया B और F, ठीक है क्या? बस यही तक आपको करना। समझ गए भी बात को? यहां तक किसी को दिक्कत है? ये वाली भुजा इसकी क्या ला दी आपने, बराबर ला दी, ठीक है? अब देखना सारे के सारे, ये जो द्वारक है ये छोटा बहुत है, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। यहां देखना सारे एक बार, देखो मेरी बात सुनो। ऐसे ये आपके बिंदु P है, ये दिख रहा है सबको? ये वाली रेखा ऐसे जा रही है, ये यहाँ पे B बिंदु, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं द्वारक बहुत छोटा है। द्वारक क्या है, बहुत छोटा। देखना छोटा कर दो थोड़ा सा, ये लो, ये वाली रेखा कहां जाएगी, ये वाली रेखा यहां जाएगी, फिर ऐसे और छोटा कर दो तो ये वाली रेखा फिर यहां चली जाएगी, ऐसे और छोटा कर दो, और तो ये वाली रेखा यहां आ जाएगी, और बहुत ही छोटा कर दोगे तो ये वाली रेखा यहां जाएगी। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, ये बात समझ गया। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे जब द्वारक, या फिर ऐसे लिखना, चूंकि द्वारक बहुत छोटा है। थ्योरी में लिखा है आपने, चूंकि द्वारक क्या है, बहुत ही छोटा है, अतः बिंदु B और P, बिंदु B एवं P संपाती होंगे। संपाती का मतलब समझते हो, एक ही जगह होंगे या फिर बहुत निकट होंगे। बिंदु B व P बहुत निकट होंगे, निकट होंगे। यहां एक लाइन और आ सकती है, क्या, संपाती होंगे। कैसे होंगे, संपाती। संपाती का मतलब ये बिंदु यहां जाएगा। अगर द्वारक इतना सा ही होगा तो ये वाला डायग्राम यहां से निकलेगा क्या, समझ पा रहे हो कि ये इतना सा दे रखा होगा अवतल दर्पण, तो ये बिंदु भी यहां आएगा, तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएंगे, निकट। और बिंदु B अगर यहां आ गया तो देखो ऐसे नहीं लगेगा क्या कि B की F से दूरी वो B की P से दूरी के बराबर हो जाएगी। देखो यहां देखो, ये बिंदु P है और ये बिंदु B है, जितनी दूरी ये वाली BF है, अगर B यहां जाए तो बिंदु B की F से दूरी जितनी है उतनी ही बिंदु P की F से, दोनों दूरी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो अतः आप लिख दोगे BF बराबर किसके आ जाएगा, FP के, किसके, F और P के। तो ये वाली जो समीकरण है वो कैसे लिखी जा सकती है, वो लिखी जाएगी कि CF BF की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा F और P। बोलो दिक्कत है क्या, यानी ये वाली जो भुजा है वो इस वाली भुजा क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। यहां तक सब क्लियर है? सर अभी तक R और F तो आए ही नहीं, अपन तो इन्हीं में संबंध लेके चल रहे थे।
अभी तक आर और एफ आया ही नहीं है, तो देखो ये आ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखना अब ये लास्ट में अपन ला देते हैं। देखो सबसे पहले बताओ आर कौन सी भुजा है, सीपी नहीं है क्या, ये सीपी तो है आर, तो इसी को लेके चल लेते हैं। सीपी को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, तो आप देखोगे चित्र से यानी डायग्राम से सीपी बराबर क्या आ सकता है बताओ, सीएफ प्लस एफपी नहीं लिख सकते क्या, तो सीएफ प्लस एफपी बोलो, अरे ये और प्लस में ये बोल सकते हैं हम, चलो तो ये मैंने लिख दिया। सीपी ऐसा कैसा, या सीपी की जगह वैल्यू लिख दो आर। सीपी क्या है, वो आर है, वक्रता केंद्र की ध्रुव दूरी आर। सीएफ की जगह मैं एफपी ही लिख सकता हूं क्या, देखो सीएफ की जगह, सीएफ की वैल्यू कितनी है, एफपी प्लस एफपी, और ये आ गया 2fp, और ये आ जाएगा 2 into f। देखो fp की वैल्यू कितनी है, f तो है, तो r इक्वल टू क्या आ गया 2f, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है, दुगनी होती है। यहाँ एक लाइन आ जाएगी, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। ये आपको इतना क्या है, समझ गए भाई बातों को। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे आपने एफपी की जगह सीएफ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सीएफ की वैल्यू पता ही नहीं थी। अगर आप यहाँ पे सीएफ लिख दोगे तो सीएफ की वैल्यू नहीं पता, इसलिए आप क्या लिखो, एफपी लिखो, क्योंकि एफपी की वैल्यू एफ आपको पता है। ठीक है, करना क्या है दोबारा देखिए, इस त्रिभुज को समद्विबाहु सिद्ध करना है, बस इसमें और कुछ नहीं है। इस त्रिभुज को क्या सिद्ध करोगे, समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने से ये वाली भुजा इसकी क्या आ जाएगी, बराबर। ठीक है, फिर लिख दोगे छोटा द्वारा का है तो बिंदु बी और पी एक ही जगह है, यानी ये वाला बिंदु यहाँ आ जाएगा, और उस कंडीशन में ये भुजा इसकी क्या हो जाएगी, बराबर। फिर r बराबर 2f निकाल दोगे, सिंपल सी ये प्रोसेस है, इतनी। ठीक है, थैंक यू। इसे आप 2 बार या 3 बार अपनी रफ नोटबुक के अंदर नोट करोगे, और पर्सनल व्हाट्सएप या अपना जो ग्रुप है उसके अंदर इसकी फोटोकॉपी आप रफ नोटबुक में इसे पहले करोगे, और फिर इसकी फोटोकॉपी आप मेरे पास भेजोगे, मैं चेक करूंगा कौन सा बच्चा इसे करता है। ठीक है, थैंक यू।